की दुकान ये कैसे डिसाइड करती है कि इवनिंग रश के लिए एग्जैक्टली कितनी पिज्जा बनानी है? या फिर एक जायंट कार फैक्ट्री को ये कैसे पता चलता है कि मैक्सिमम मनी बनाने के लिए प्रोडक्शन का स्वीट स्पॉट क्या है? दोस्त, ये कोई मैजिक नहीं है। दिस इज प्योर अनडाइल्यूटेड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। एक छोटी सी स्टोरी सोचो। एक बेकर है, उसके पास एक अवन है जो कि फिक्स्ड है। अब वो जितने ज्यादा लोग हायर करेगी उतने ज्यादा केक्स बनेंगे। सिंपल है ना? राइट। बट एक पॉइंट के बाद किचन में भीड़ हो जाएगी और हर नया बेकर उतना हेल्पफुल नहीं होगा। एक्चुअली वो जी प्रोडक्शन को स्लो भी कर सकता है। एग्जैक्टली तो ऐसा क्यों होता है? टुडे हम इसी क्यों के पीछे का साइंस समझेंगे। एग्जैक्टली और अगर आप इन कोर कॉन्सेप्ट्स में मास्टर करना चाहते हैं और एक एब्सोल्यूट प्रो की तरह साउंड करना चाहते हैं तो यहाँ आपका पहला स्मार्ट डिसीजन है, इस चैनल में इन्वेस्ट करें। हाँ बिल्कुल। सब्सक्राइब बटन को ऐसे हिट करें जैसे आप प्रॉफिट लॉक कर रहे हैं, लाइक बटन स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। चलो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो आज के सुपर डिटेल्ड सेशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ प्रोड्यूसर। यप, फ्रॉम स्क्रैच। फर्स्ट अप हम डिकोड करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली ये एक फर्म की सीक्रेट रेसिपी बुक की तरह है। नेक्स्ट वील डाइव डीप इनटू द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। टाइम का क्या रोल है? देन वील गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये 3 सुपर इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। उसके बाद वील एक्सप्लोर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। याद है अभी वाली बेकरी की स्टोरी? हाँ। फिर वील अंडरस्टैंड द शेप्स ऑफ ऑल दीज कर्व्स। एंड उसके बाद हम बड़ी पिक्चर देखेंगे विद रिटर्न्स टू स्केल। और फाइनली हम सब कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे विद कॉस्ट्स इन बोथ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। तो चलो गेट रेडी फॉर अ हाई एनर्जी सुपर चार्ज सेशन, द प्रोडक्शन फंक्शन, अ फर्म्स रेसिपी, अंडरस्टैंडिंग अ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। सो टॉपिक 1, द प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक्चुअली है क्या? देखो, सिंपल वर्ड्स में अ प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप। टेक्निकल रिलेशनशिप मतलब ये बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स जैसे लेबर और मशीन्स यूज करके एक फर्म मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकती है। ओह, तो ये एक रेसिपी जैसा है। इतना फ्लावर, इतनी शुगर, तो इतने केक्स बनेंगे। समझे? परफेक्ट एनालॉजी। एक टी शर्ट प्रिंटिंग कंपनी इमेजिन करो। उनके इनपुट्स क्या हैं? प्लेन टी शर्ट्स, प्रिंटिंग मशीन जो कि कैपिटल है, और वर्कर्स जो कि लेबर है। ठीक है। द प्रोडक्शन फंक्शन उन्हें बताएगा कि फॉर एग्जांपल 1 मशीन और 2 वर्कर्स एक घंटे में मैक्सिमम कितनी टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली Q इक्वल टू FL/K। ओके, चलो इसको अनपैक करते हैं। इंट्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलना है, और जो लोग ये करते हैं वो प्रोड्यूसर्स या फर्म्स कहलाते हैं। राइट, और हम यहाँ एक बड़ा अजम्पशन लेकर चलते हैं कि फर्म का मेन गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एग्जैक्टली। और प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये हमेशा याद रखना। बैकग्राउंड ये आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हर बिजनेस, छोटा हो या बड़ा, उसको एफिशिएंट होने की जरूरत है। प्रोडक्शन फंक्शन उन्हें इस एफिशिएंसी को एक तरह से क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट बताता है। यस, मैक्सिमम, नो वेस्टेज। एफिशिएंसी का मतलब ही ये है कि सेम इनपुट से और ज्यादा आउटपुट नहीं मिल सकता। चलो कोर लॉजिक पे आते हैं। एक फार्मा का एग्जांपल लेते हैं। 2 घंटा लेबर पर डे प्लस 1 हेक्टर लैंड से 2 टन्स व्हीट मिलता है। सिंपल फॉर्मूला हो सकता है Q इक्वल्स टू K इंटू L। अगर K यानी लैंड या L यानी लेबर बढ़ता है तो Q यानी आउटपुट भी बढ़ेगा। इट मेक सेंस? और यहाँ टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? हाँ, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। बेटर टेक्नोलॉजी का मतलब है एक नया मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन। एक बेहतर ट्रैक्टर से सेम लेबर और लैंड में ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस होगा, है ना? सही है। सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 मेन इनपुट्स पर फोकस करते हैं, लेबर L और कैपिटल K। सो द फंक्शन इज Q इक्वल्स टू F L, K। लेट्स एनालाइज टेबल 3.1 फ्रॉम आवर सोर्स। इस टेबल को देखो, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है तो आउटपुट कितना है? आउटपुट है 10 यूनिट्स। और अगर लेबर बढ़कर 3 यूनिट्स हो जाए लेकिन कैपिटल 2 यूनिट्स ही रहे, आउटपुट 18 यूनिट्स तक जंप कर जाता है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि इनपुट्स बदलने से मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कैसे बदलता है। कूल ना? इंप्रूव करते रहते हैं ताकि सेम या कम रोबोट्स और वर्कर्स से ज्यादा कार्स प्रोड्यूस कर सकें। एग्जैक्टली। कंक्लूजन। सो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन एक फर्म का टेक्निकल ब्लूप्रिंट है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर सारे प्रोडक्शन डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए। पहला सवाल, अगर एक फर्म इनएफिशिएंट है तो क्या वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन पर ऑपरेट कर रही है? दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। द आंसर इज नो। प्रोडक्शन फंक्शन बाय डेफिनेशन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दिखाता है। ओके। एक इनएफिशिएंट फर्म फंक्शन के लेवल से नीचे ऑपरेट कर रही होगी, वो अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रही है। याद रखना, फंक्शन इज द पीक ऑफ पॉसिबिलिटी। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो एक नया सॉफ्टवेयर इन्वेंट होता है जो प्रोग्रामर्स को डबल फास्ट बना देता है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन का क्या होगा? पूरा प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओह। हाँ, किसी भी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामर्स और ऑफिस स्पेस के लिए अब वो ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने उनकी रेसिपी ही बदल दी। टेबल 3.1 के हिसाब से अगर लेबर या कैपिटल में से कोई एक 0 हो तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है? थोड़ा सोच लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखो। राइट। अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है। इस केस में दोनों एसेंशियल हैं। ओके, ये थोड़ा सटल है।
इज द प्रोडक्शन फंक्शन अबाउट मनी या फिजिकल चीजों के बारे में? ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये प्योरली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में है। ये फिजिकल इनपुट्स को फिजिकल आउटपुट से जोड़ता है। अच्छा, हमने अभी तक कॉस्ट्स या प्राइसेस की बात नहीं की है। दिस इज ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट क्वेश्चन, हम एक फर्म के गोल के बारे में कोर अजम्पशन क्या बनाते हैं? कि फर्म मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। इसे मत भूलना, यही ड्राइविंग फोर्स है। Perfect. Now, pause and practice saying this. A production function shows the maximum quantity of output that can be produced from different combinations of inputs with a given technology. In short, the production function is a firm's technical recipe for converting inputs into the maximum possible output, The short run and the long run. Time is everything. understanding a producer's behavior. Alright, next big idea. Economics में short run और long run का मतलब कुछ दिन या साल नहीं होता. नहीं, बिल्कुल नहीं। The short run एक ऐसी टाइम पीरियड है जहां कम से कम एक इनपुट फिक्स्ड होता है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता. एग्जैक्टली और लॉन्ग रन एक ऐसी टाइम पीरियड है जहां सभी इनपुट्स को चेंज किया जा सकता है। कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। सिंपल है ना? रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. एक बेकर है, उसका कैफे, उसकी बिल्डिंग, उसका ओवन, ये सब शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स हैं. राइट। आज ज्यादा कस्टमर सर्व करने के लिए वो और बरिस्टास हायर कर सकती है. ये उसका वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर है. हाँ, लेकिन एक नया बड़ा कैफे खोलने में टाइम लगेगा. जब वो उस नए कैफे की प्लानिंग कर रही है जहां बिल्डिंग का साइज भी एक चॉइस है, वो उसके लिए लॉन्ग रन है. इंट्रोडक्शन। टाइम प्रोडक्शन डिसीजंस में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एक फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी टाइम होराइजन पर डिपेंड करती है। ये दो कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इसी फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड, तो ये डिफरेंस इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि एक फर्म की कॉस्ट और प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बिल्कुल अलग होती हैं। शॉर्ट रन में फर्म कंस्ट्रेंट्स के साथ काम करती है। ओके, कोर लॉजिक में आते हैं. सो शॉर्ट रन में हाँ, कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। मान लो कैपिटल के फिक्स्ड है, जैसे बेकर का ओवन, ठीक है. तो वो आउटपुट सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर एल को बदलकर ही चेंज कर सकती है। टेबल 3.1 पे वापस जाएं तो हाँ, अगर कैपिटल 4 यूनिट्स पर फिक्स्ड है तो वो सिर्फ उसी कॉलम में ऊपर नीचे जा सकती है आउटपुट चेंज करने के लिए। समझे? और लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं। वो लेबर और कैपिटल दोनों बदल सकती है। वो टेबल 3.1 में किसी भी सेल में जा सकती है। मतलब इट्स अ प्लानिंग होराइजन. एग्जैक्टली। और यहाँ एक बहुत कूल कॉन्सेप्ट आता है, आइसोक्वांट। ये बिल्कुल कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व जैसा है। अच्छा, An isoquant is a curve जो दो इनपुट्स के उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। आइसो मतलब सेम, क्वांट मतलब क्वांटिटी। टेबल 3.1 में देखते हैं. 10 यूनिट्स का आउटपुट 3 तरह से बन सकता है. 4L, 1K, 2L, 2K और 1L, 4K. तो ये तीनों पॉइंट्स सेम आइसोक्वांट पर होंगे। Q equals to 10 आइसोक्वांट। और आइसोकॉन्स नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप एक इनपुट जैसे लेबर कम कर रहे हो तो सेम आउटपुट लेवल मेंटेन करने के लिए दूसरा इनपुट यानी कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। इट्स अ ट्रेड ऑफ। मेक सेंस है ना? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. पेंडेमिक के दौरान एयरलाइंस अपने प्लेन्स को, जो उनका फिक्स्ड कैपिटल है, शॉर्ट रन में बेच नहीं सकती थी. राइट। तो उन्हें अपने वेरिएबल फैक्टर्स जैसे क्रू और फ्लाइट्स कम करने पड़े. लेकिन लॉन्ग रन में वो नए प्लेन्स खरीदने या पुराने बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। देखा डिफरेंस? बिल्कुल. Conclusion. The short run is about working with what you have. The long run is about planning for what you could have. ये डिफरेंस फंडामेंटल है। चलो कुछ क्वेश्चंस. क्या शॉर्ट रन हमेशा 1 साल का होता है? बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए शॉर्ट रन शायद 1 हफ्ता हो, जितना टाइम एक नई कार्ट खरीदने में लगता है। ओके. और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए शॉर्ट रन 20 साल का भी हो सकता है। ये इंडस्ट्री और फैक्टर्स कितनी जल्दी बदले जा सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, ये ट्रिकी है. क्या दो आइसोक्वांट्स एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? थोड़ा सोच लो। इम्पॉसिबल. बिल्कुल, इंडिफरेंस कर्व्स की तरह। क्यों? क्योंकि हर आइसोक्वांट एक स्पेसिफिक आउटपुट लेवल रिप्रेजेंट करता है। राइट. अगर वो क्रॉस करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो अलग-अलग लेवल ऑफ आउटपुट बन रहे होंगे, which is not possible। तो शॉर्ट रन में क्या एक फर्म अपने प्रोडक्शन लेवल के साथ स्टक हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्म अपने वेरिएबल इनपुट्स को बदलकर प्रोडक्शन लेवल चेंज कर सकती है। जैसे बेकर ज्यादा बरिस्टास हायर करके ज्यादा कॉफी बेच सकती है। ठीक है. एक फार्मर के पास 10 एकड़ जमीन है. ये फिक्स्ड है या वेरिएबल फैक्टर? ये टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। शॉर्ट रन में एक सीजन के लिए ये फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में कई सालों में वो और जमीन खरीद सकता है या बेच सकता है, तो ये वेरिएबल बन जाता है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिसीजंस में मेन डिफरेंस क्या है? शॉर्ट रन डिसीजंस हैं हम अपने करंट सेटअप का बेस्ट यूज कैसे करें, ये ऑपरेशनल हैं। ओके. लॉन्ग रन डिसीजंस हैं फ्यूचर में हमारा सेटअप क्या होना चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक हैं। ऑपरेशंस वर्सेस स्ट्रेटजी। ग्रेट. प्रैक्टिस सेइंग दिस. इन द शॉर्ट रन एट लीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड. इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. इन शॉर्ट रन मीन्स फिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स, लॉन्ग रन मीन्स फुल फ्लेक्सिबिलिटी। TP, AP and MP measuring productivity. अंडरस्टैंडिंग अ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ओके. चलो अब मैट्रिक्स की बात करते हैं. पहला, टोटल प्रोडक्ट TP. ये सिंपल है. ये टोटल आउटपुट है जो एक गिवन अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट से प्रोड्यूस होता है. राइट, जबकि दूसरे इनपुट्स कांस्टेंट रखे जाते हैं। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट AP. ये पर वर्कर आउटपुट है. फॉर्मूला है
AP इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। और आखिरी मार्जिनल प्रोडक्ट MP, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये वो एक्स्ट्रा आउटपुट है जो एक और यूनिट ऑफ इनपुट ऐड करने से मिलता है। जैसे एक और वर्कर। हाँ, इसका फॉर्मूला है MP इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट चेंज इन लेबर। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, उसका कैपिटल है उसका कंप्यूटर सेटअप। ठीक है। अकेले काम करके 1 लेबर वो हफ्ते में 2 वीडियोस बनाती है जो कि TP है। ओके। वो एक एडिटर हायर करती है। अब हो गए 2 लेबर्स, अब टोटल 5 वीडियोस बनते हैं, ये नया TP है। तो 2 वर्कर्स के साथ TP इज इक्वल टू 5। AP हुआ 5/2 इज इक्वल टू 2.5 वीडियोस पर पर्सन। और उस दूसरे वर्कर का MP क्या हुआ? MP हुआ 5 - 2 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 3 वीडियोस। तो उस नए एडिटर ने 3 एक्स्ट्रा वीडियोस ऐड किए। दैट इज हिज मार्जिनल प्रोडक्ट। कूल ना? इंट्रोडक्शन। स्मार्ट हायरिंग डिसीजंस लेने के लिए एक फर्म को अपने वेरिएबल इनपुट्स का कंट्रीब्यूशन जानना जरूरी है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स TP, AP और MP हमें वही बताते हैं। बैकग्राउंड। ये मैट्रिक्स बिजनेस परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए क्रिटिकल हैं। क्या एक और इंसान को हायर करना वर्थ इट है? MP आपको जवाब देगा। कोर लॉजिक। चलो टेबल 3.2 यूज करते हैं। मान लो कैपिटल 4 यूनिट्स पर फिक्स्ड है। TP टोटल प्रोडक्ट। सेकंड कॉलम देखो, जैसे लेबर 0 से 6 तक बढ़ता है, TP 0 से 57 तक बढ़ता है। सिंपल। AP एवरेज प्रोडक्ट देखो, ये बस TP को L से डिवाइड किया गया है। 3 वर्कर्स के लिए TP 40 है, सो AP इज 40/3 इक्वल्स 13.33। MP मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड कॉलम देखो, ये चेंज के बारे में है। जब लेबर 1 से 2 जाता है, TP 10 से 24 जाता है। चेंज इन TP है 14, तो सेकंड वर्कर का MP 14 है। और जब 2 से 3 जाता है, TP 24 से 40 जाता है। चेंज है 16, तो थर्ड वर्कर का MP 16 है। MP बढ़ रहा है। बट वेट, जब लेबर 3 से 4 जाता है, TP 40 से 50 जाता है। चेंज सिर्फ 10 है। अब MP गिरने लगा। दिस इज द की इनसाइट। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ना? हाँ, ये याद रखना। टोटल प्रोडक्ट सभी मार्जिनल प्रोडक्ट्स का सम होता है। 10 MP1 प्लस 14 MP2 इक्वल्स 24, जो 2 वर्कर्स पर TP है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। एक सॉफ्टवेयर टीम मैनेजर यही लॉजिक यूज करता है। शुरू में एक प्रोजेक्ट में और प्रोग्रामर्स ऐड करने से काम तेजी से होता है, MP हाई होता है। बट एक पॉइंट के बाद बहुत लोग हो जाते हैं, कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हर नया प्रोग्रामर कम वैल्यू ऐड करता है। MP गिरने लगता है। कंक्लूजन। सो TP आपको टोटल स्कोर बताता है, AP आपको एवरेज स्कोर बताता है। लेकिन MP बताता है मैन ऑफ द मैच कौन था, हर नए प्लेयर का कंट्रीब्यूशन कितना था। सही। चलो क्वेश्चंस। क्या एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है? नहीं, जब तक टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एवरेज प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। ओके, व्हाट अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट? क्या वो नेगेटिव हो सकता है? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सोच लो, अगर किचन इतना क्राउडेड हो जाए कि नया शेफ आकर बाकी लोगों के काम में इंटरफेयर करे, तो टोटल आउटपुट गिर भी सकता है। ओह। दैट इज नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट। टेबल 3.2 में 1 यूनिट ऑफ लेबर पर AP और MP के बीच क्या रिलेशन है? वो सेम है। TP है 10, AP इक्वल्स 10 1 इक्वल्स 10, MP इक्वल्स 10 - 0 1 - 0 इक्वल्स 10। ये हमेशा पहली यूनिट के लिए सच होता है। ओके, दिस इज की। अगर MP AP से ज्यादा है तो AP का क्या होता है? सिंपल लॉजिक है, अगर नया प्लेयर टीम के एवरेज से ज्यादा स्कोर करता है तो टीम का एवरेज बढ़ जाएगा। राइट। सो इफ MP AP देन AP मस्ट बी इंक्रीजिंग। और अगर हमारे पास सिर्फ MP वैल्यूज है तो हम TP कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस उन्हें जोड़ दो, सम ऑफ द मार्जिनल्स गिव्स यू द टोटल। पहले वर्कर का MP 10, दूसरे का 14, 2 वर्कर्स के साथ TP है 10 + 14 इज इक्वल टू 24। देखो टेबल में मैच कर रहा है। Awesome. Now pause and practice the formulas. AP is equal to TPL and MP is equal to delta TP del L. In short, TP is the total, AP is the per unit average, and MP is the contribution of the last unit added. The law of diminishing marginal product and law of variable proportions. Too many cooks. Understanding a producer's behavior. So what is this famous law? The law of diminishing marginal product कहता है कि अगर हम एक इनपुट जैसे लेबर को बढ़ाते जाएं जबकि बाकी इनपुट्स को फिक्स्ड रखें, जैसे कैपिटल। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जब हर नई इनपुट की यूनिट से मिलने वाला एक्स्ट्रा आउटपुट यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगेगा। Basically, too many cooks spoil the broth का economic version. हाँ, बिल्कुल। Real life example. एक स्टूडेंट को सोचो जो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, उसका कैपिटल है एक चैप्टर। ठीक है। पहला घंटा वो फ्रेश है, 10 पेज पढ़ता है, MP बराबर 10। दूसरा घंटा अभी भी फोकस्ड है, 12 पेज पढ़ता है, MP बराबर 12। ओके, यहाँ तो बढ़ गया। हाँ, शुरू में। तीसरा घंटा थोड़ा थकने लगा है, 8 पेज ही पढ़ पाता है, MP बराबर 8। चौथा घंटा दिमाग थक गया है, सिर्फ 3 पेज पढ़ पाता है, MP बराबर 3। यहाँ स्टडी आवर्स वेरिएबल इनपुट है। देखा, एक पॉइंट के बाद MP गिरने लगा। इंट्रोडक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज इन इकोनॉमिक्स। ये बताता है कि क्यों सिर्फ एक चीज को ज्यादा ऐड करने से हमेशा बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते। इट्स अबाउट बैलेंस। बैकग्राउंड, ऐसा होता क्यों है? इसका रूट कॉज है फैक्टर प्रोपोर्शंस।
मतलब वेरिएबल इनपुट का फिक्स्ड इनपुट से रेशियो। कोर लॉजिक को फेजेस में तोड़ते हैं। फेज 1 इंक्रीजिंग एमपी। शुरू में जब फिक्स्ड फैक्टर किचन बड़ा है और वेरिएबल फैक्टर बेकर्स कम है, हर नया बेकर उस अवेलेबल स्पेस का बेहतर यूज करता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। राइट। फेज 2 डिमिनिशिंग एमपी, लेकिन एक पॉइंट के बाद फैक्टर प्रोपोर्शंस कम सूटेबल हो जाते हैं। फिक्स्ड फैक्टर यानी किचन क्राउड हो जाता है। और हर नए वर्कर के पास काम करने के लिए इनफ स्पेस नहीं होता। एग्जैक्टली, एफिशिएंसी गिरती है और एमपी गिरने लगता है। इसी पूरे आइडिया को द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, हम एक ही प्लॉट पर और किसान जोड़कर दुनिया की भूख क्यों नहीं मिटाते? इसी लॉ के कारण कुछ किसानों के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव। कंक्लूजन, दिस लॉ इज यूनिवर्सल। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, ये लिमिट्स और ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में है। ये हमें सिखाता है कि बैलेंस फैक्टर्स का सही अनुपात एफिशिएंसी की कुंजी है। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस, क्या ये लॉ लॉन्ग रन में अप्लाई होता है? नो, अच्छा सवाल है। ये लॉ स्पेसिफिकली एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। ये तभी अप्लाई होता है जब कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड हो। राइट। लॉन्ग रन में तो हम लैंड भी बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर एमपी घट रहा है तो क्या इसका मतलब टीपी भी घट रहा है? जरूरी नहीं। जब तक एमपी पॉजिटिव है, भले ही वो गिर रहा हो, टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा होगा। अच्छा, टीपी सिर्फ तब गिरेगा जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा। याद रखना। क्या टेक्नोलॉजी इस लॉ को हरा सकती है? टेम्परेरीली। हाँ। एक नई टेक्नोलॉजी जैसे एक बेहतर ओवन सभी बेकर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है और उस पॉइंट को डिले कर सकती है जहां डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू होते हैं। बट इवेंचुअली, हाँ, उस नई टेक्नोलॉजी के साथ भी लॉ फिर से अप्लाई होगा। एक फर्म के लिए प्रोड्यूस करने का आइडियल पॉइंट क्या है जहां एमपी मैक्सिमम है? जरूरी नहीं, हम बाद में देखेंगे कि फर्म का डिसीजन प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट दोनों पर डिपेंड करता है। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। हाँ, एक फर्म तब भी प्रोडक्शन कर सकती है जब एमपी गिर रहा हो, जब तक कि ये प्रॉफिटेबल हो। क्या ये लॉ हमेशा पहले वर्कर से ही शुरू हो जाता है? नहीं, जैसा हमने टेबल 3.2 में देखा, एमपी पहले कुछ समय के लिए बढ़ता है। डिमिनिशिंग वाला हिस्सा एक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ही शुरू होता है। ओके, इसे जोर से कहने की प्रैक्टिस करें। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेट्स दैट as we add more units of a variable input to a fixed input, the marginal product of the variable input will eventually decrease. In short, adding more of one thing to a fixed setup eventually yields smaller and smaller gains. Balance is everything. The curves, visualizing productivity. Understanding a producer's behavior. So हम इन TP, AP और MP के लिए curves बना सकते हैं, X एक्सिस पर लेबर और Y एक्सिस पर आउटपुट प्लॉट करके। Right? और इनकी शेप्स बहुत स्पेसिफिक होती हैं। टीपी कर्व शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से। और AP और MP कर्व्स आमतौर पर इन्वर्टेड यू शेप के होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैराथन ट्रेनिंग की तरह है। टीपी टोटल डिस्टेंस रन। शुरू में हर हफ्ते आपकी टोटल डिस्टेंस तेजी से बढ़ती है, फिर जैसे जैसे आप फिट होते जाते हैं, बढ़ोतरी धीमी हो जाती है। और MP पहले कुछ हफ्तों में इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा होता है, MP हाई है, फिर एक पॉइंट के बाद हर एक्स्ट्रा वीक कम से कम एक्स्ट्रा किलोमीटर्स जुड़ता है, MP घटने लगता है। आपका MP कर्व एक इन्वर्टेड U है। इंट्रोडक्शन। इन कर्व्स में शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का डायरेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये एफिशिएंसी, क्राउडिंग और इनपुट आउटपुट के बीच के रिश्ते की कहानी बताते हैं। बैकग्राउंड, इन शेप्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये कॉस्ट कर्व्स को समझने का बेस बनते हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन और कॉस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोड लॉजिक। चलो कर्व्स को देखते हैं। टीपी कर्व फिगर 3.1, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये ओरिजिन से शुरू होता है, ज्यादा स्टीप होता है जब एमपी बढ़ रहा होता है, और फिर फ्लैटर हो जाता है जब एमपी गिर रहा होता है। कूल फैक्ट, किसी भी पॉइंट पर टीपी कर्व का स्लोप ही एमपी है। राइट। एमपी कर्व फिगर 3.2, ये एक इन्वर्टेड यू है। ये बढ़ता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर गिरता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। और एपी कर्व फिगर 3.2, ये भी एक इन्वर्टेड यू है। ये बढ़ता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर गिरता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और यहां आता है गोल्डन रिलेशनशिप। जब एमपी एपी से ऊपर होता है तो एपी कर्व बढ़ रहा होता है, जब एमपी एपी से नीचे होता है तो एपी कर्व गिर रहा होता है। इसीलिए एमपी कर्व एपी कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर ऊपर से काटना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, एक मैनेजर इन कर्व्स को देखकर वर्कर्स के ऑप्टिमम नंबर डिसाइड कर सकता है। स्वीट स्पॉट अक्सर उस एरिया के आसपास होता है जहां एपी अपने मैक्सिमम पर होता है। कंक्लूजन, ये कर्व्स सिर्फ रैंडम शेप्स नहीं है, ये शॉर्ट रन में प्रोडक्शन की ग्राफिकल स्टोरी है। क्रॉस क्वेश्चंस, जब टीपी कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो एमपी की वैल्यू क्या होती है? थोड़ा सोच लो। टीपी के पीक पर वो ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, स्लोप 0 है। और क्योंकि एमपी टीपी का स्लोप है, उस पॉइंट पर एमपी 0 होना चाहिए। क्या एपी कर्व एमपी कर्व से ऊंचा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ग्राफ फिगर 3.2 को देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट में एपी गिर रहा है,
लेकिन ये अभी भी एमपी से ऊंचा है। AP और MP दोनों कर्व्स इन्वर्टेड यू शेप के क्यों होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण शुरू में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर फिक्स्ड फैक्टर क्राउड हो जाता है और प्रोडक्टिविटी गिरती है। AP और MP कर्व्स कहाँ से शुरू होते हैं? लेबर की पहली यूनिट के लिए एपी और एमपी बराबर होते हैं, तो वो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। अगर आप सिर्फ TP कर्व देखें तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि MP अपने हाईएस्ट पर कहाँ है? हाँ, वो पॉइंट जहां टीपी कर्व सबसे स्टीप है, जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, वो एमपी कर्व के मैक्सिमम पॉइंट से मैच करता है। कुल ज्योमेट्री है ना। अब पॉज करें और कागज पर 3 कर्व्स बनाने की कोशिश करें, ये इंश्योर करते हुए कि MP कर्व AP कर्व को उसके मैक्सिमम पर काटे। In short, the shapes of TP, AP, and MP curves visually confirm the law of diminishing marginal product and their specific relationship, Returns to scale. Think big or go home. understanding a producer's behavior. ऑलराइट, अब लॉन्ग रन की तरफ चलते हैं। यहाँ का बड़ा कॉन्सेप्ट है रिटर्न्स टू स्केल। ये एक सिंपल सवाल का जवाब देता है, अगर मैं अपने सभी इनपुट्स को डबल कर दूं तो मेरा आउटपुट डबल होगा, डबल से ज्यादा होगा या डबल से कम होगा? रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं एक फूड ट्रक का। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आप एक दूसरा सेम ट्रक खरीदते हैं और एक दूसरी सेम क्रू हायर करते हैं। आपने इनपुट्स डबल किए और आपको डबल सेल्स मिली। ये CRS है। ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आप एक ट्रक से एक पूरे रेस्टोरेंट तक स्केल करते हैं। आपने इनपुट्स डबल किए, लेकिन अब आप बल्क में सामान खरीद सकते हैं, स्पेशल स्टाफ रख सकते हैं और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका आउटपुट 3 गुना हो सकता है। ये IRS है। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? अब आपके पास 500 रेस्टोरेंट्स की एक बड़ी चेन है। आप 1000 रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए इनपुट्स डबल करते हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट एक नाइटमेयर है, क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल है। आपका आउटपुट सिर्फ 80% बढ़ता है। ये DRS है। इंट्रोडक्शन। ये कॉन्सेप्ट एक फर्म की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए क्रिटिकल है। ये उन्हें अपने ऑपरेशंस का ऑप्टिमल साइज या स्केल डिसाइड करने में हेल्प करता है। बैकग्राउंड। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट से अलग है। याद रखें, वो एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट था, जहां हमने सिर्फ एक इनपुट बदला था। यहाँ हम सभी इनपुट्स को प्रोपोर्शनली बदल रहे हैं। कोर लॉजिक तो 3 टाइप्स है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, f of TL TK is equal to TF of L, K, डबल इनपुट डबल आउटपुट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, IRS, F of TL TK, TF of LK, डबल इनपुट डबल से ज्यादा आउटपुट। ये स्पेशलाइजेशन बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, DRS, F of TL TK, TF of L, K, डबल इनपुट डबल से कम आउटपुट। ये कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, ब्यूरोक्रेसी की वजह से होता है। और इसका एक फेमस मैथमेटिकल फॉर्म है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, Q is equal to L alpha K beta। ओके। इसमें सिंपल है, बस एक्सपोनेंट्स अल्फा और बीटा को देखो। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 तो CRS है। अगर अल्फा प्लस बीटा बड़ा है 1 से तो IRS है, और अगर अल्फा प्लस बीटा छोटा है 1 से तो DRS है। तो अगर फंक्शन Q is equal to L 0.5 K 0.5 है तो 0.5 plus 0.5 is equal to 1, मतलब CRS। इजी? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। Amazon और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज ने शुरू में मैसिव इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का अनुभव किया। बट जैसे जैसे वो विशाल होते जाते हैं उन्हें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से लड़ना पड़ता है, छोटे छोटे डिविजन्स बनाकर। कंक्लूजन। रिटर्न्स टू स्केल बताता है कि क्यों कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ विशाल फर्म्स होती हैं, IRS, जबकि दूसरों में कई छोटी फर्म्स CRS या DRS जल्दी शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चंस। रिटर्न्स टू स्केल शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट? लॉन्ग रन, हमेशा लॉन्ग रन, क्योंकि शॉर्ट रन में आप सभी इनपुट्स बदल ही नहीं सकते। एक फर्म अपने इनपुट्स डबल करती है और उसका आउटपुट 50% बढ़ता है, ये क्या है? उन्होंने इनपुट 100% बढ़ाया लेकिन आउटपुट सिर्फ 50% बढ़ा। ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, DRS का क्लासिक केस है। एक प्रोडक्शन फंक्शन है Q is equals to L.7 K.4। इसमें किस टाइप का रिटर्न्स टू स्केल है? क्योंकि 1.11 से बड़ा है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। देखा कितना सिंपल है। एक फर्म को IRS का अनुभव क्यों होगा? कई कारण हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशल मशीनरी, बल्क बाइंग डिस्काउंट्स, लर्निंग बाय डूइंग। और DRS क्यों? एक कंपनी हमेशा के लिए क्यों नहीं बढ़ सकती? मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं, कम्युनिकेशन टूट जाता है। गॉट इट। अब इसका अभ्यास करें। IRS डबल इनपुट मोर देन डबल आउटपुट। CRS डबल इनपुट डबल आउटपुट। DRS डबल इनपुट लेस देन डबल आउटपुट। In short, returns to scale tells us how efficiently a firm can grow in the long run by scaling all of its inputs. The concept of costs. Production has a price tag. Understanding a producer's behavior. ओके, अब तक हमने सिर्फ फिजिकल यूनिट्स की बात की है। अब हम इक्वेशन में पैसा लाते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या है? यह हर आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करने की मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट का वर्णन करता है, गिवन द प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब फर्म्स हमेशा सबसे सस्ता तरीका ढूंढती हैं। Exactly. हमारे आइसोक्वांट को याद करो, for 10 टी-शर्ट्स 4L 1K 2L 2K या 1L 4K। फर्म इनमें से कैसे चुनेगी? वो देखेगी कि लेबर और कैपिटल की प्राइस क्या है। हाँ, और फिर कैलकुलेट करेगी कि इन तीनों में से सबसे सस्ता कौन सा है। वो मिनिमम कॉस्ट ही 10 टी-शर्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है। इंट्रोडक्शन। अब हम रियलिटी में आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू कॉस्ट।
कॉस्ट को समझे बिना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड, प्रोडक्शन की तरह कॉस्ट्स भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अलग अलग बिहेव करती हैं। चलो शॉर्ट रन से शुरू करते हैं। कोर लॉजिक शॉर्ट रन कॉस्ट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC। ये फिक्स्ड इनपुट्स की कॉस्ट है। फैक्ट्री का किराया, मशीन की EMI, ये आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। राइट, आप 1 यूनिट बनाओ या 1000, किराया तो उतना ही देना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, ये वेरिएबल इनपुट्स की कॉस्ट है। कच्चा माल, बिजली, वर्कर्स का वेतन, ये आउटपुट के साथ बढ़ता है। और टोटल कॉस्ट TC, ये सिंपल है, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। टेबल 3.3 को देखते हैं। देखो, TFC हर आउटपुट लेवल पर 20 है, कांस्टेंट है। हाँ, और TVC 0 से शुरू होता है और आउटपुट के साथ बढ़ता है। और TC बस TFC प्लस TVC है, 0 आउटपुट पर TC 20 है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, एक रेस्टोरेंट मालिक के पास रेंट और फर्नीचर जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। और सब्जियां, मीट, शेफ का वेतन TVC है। एक खराब महीने में सर्वाइव करने के लिए उन्हें कम से कम अपनी TVC को कवर करना होता है। कंक्लूजन, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच के अंतर को समझना एक बिजनेस को फाइनेंशियली मैनेज करने का पहला कदम है। चलो क्रॉस क्वेश्चंस। अगर एक फर्म प्रोडक्शन बंद कर देती है, आउटपुट 0, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या है? उसकी टोटल कॉस्ट उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगी। TVC 0 हो जाता है, लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा ना। एक परमानेंट मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है या वेरिएबल कॉस्ट? आमतौर पर ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उसकी सैलरी आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती। एक फर्म सबसे कम लागत वाला कॉम्बिनेशन क्यों चुनती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर वो कम लागत पर सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। क्या TFC शॉर्ट रन में बदल सकता है? नहीं, डेफिनेशन के अनुसार फिक्स्ड कॉस्ट्स शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती हैं। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, TC और TVC कर्व्स के बीच के गैप का क्या होता है? थोड़ा सोच लो, गैप TC TVC है जो TFC के बराबर है। क्योंकि TFC कांस्टेंट है, TC और TVC कर्व्स के बीच का वर्टिकल गैप हमेशा सेम रहेगा। परफेक्ट। मुख्य फॉर्मूला का अभ्यास करें। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन शॉर्ट, कॉस्ट प्रोडक्शन का मॉनेटरी साइड है, जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड, स्थिर और वेरिएबल आउटपुट के साथ बदलता कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। शॉर्ट रन, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट्स, द U-shaped वर्ल्ड। अंडरस्टैंडिंग अ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ओके, पर यूनिट कॉस्ट को देखते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC, AFC इक्वल्स TFCQ, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, AVC इक्वल्स TBCQ, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC, SAC इक्वल्स TCQ, पर यूनिट टोटल कॉस्ट। और SAC इक्वल्स AFC प्लस AVC। और सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट SMC, SMC इक्वल्स डेल्टा TC डेल्टा Q, एक और यूनिट प्रोड्यूस करने की लागत। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पिज्जा की दुकान TFC, ओवन का किराया 1000 रुपए पर डे AFC, अगर एक पिज्जा बनाया AFC इक्वल्स 1000, अगर 100 पिज्जा बनाए AFC इक्वल्स 10, AFC हमेशा गिरेगा। TVC 100 पिज्जा के लिए इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट 5000 रुपीज है। AVC 5000 by 100 is equals to 50 rupees per pizza. SAC 1000 plus 5000 by 100 is equals to 60 rupees per pizza। और SMC 101st पिज्जा के लिए इंग्रेडिएंट्स की लागत मान लीजिए 45 रुपीज है, वो मार्जिनल कॉस्ट है। इंट्रोडक्शन, ये पर यूनिट कॉस्ट्स हैं जिन्हें मैनेजर्स हर दिन देखते हैं। क्या हमें एक और यूनिट के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? SMC इसका जवाब देने में मदद करता है। बैकग्राउंड, इन कॉस्ट कर्व्स का बिहेवियर सीधे प्रोडक्टिविटी कर्व्स AP और MP से जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। कोर लॉजिक, AFC हमेशा आउटपुट बढ़ने पर घटता है क्योंकि TFC स्थिर है। और SMC, AVC और SAC U शेप के क्यों हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के कारण शुरू में जब MP बढ़ रहा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट SMC गिरती है, और बाद में जब MP गिर रहा होता है तो SMC बढ़ने लगता है। कॉस्ट कर्व्स के शेप्स फिगर 3.8, AFC कर्व नीचे की तरफ जाता है, SMC, AVC, SAC U-shaped है। और गोल्डन रिलेशनशिप, जहां MP मैक्सिमम है वहां SMC मिनिमम है, जहां AP मैक्सिमम है वहां AVC मिनिमम है। कूल ना? और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन, बढ़ता हुआ SMC कर्व AVC और SAC दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट्स पर काटता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, एक एयरलाइन लास्ट मिनट टिकट प्राइस डिसाइड करने के लिए इसका यूज करती है। एक सीट की एवरेज कॉस्ट SAC 5000 रुपीज हो सकती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पैसेंजर की मार्जिनल कॉस्ट SMC शायद सिर्फ 500 रुपए हो, इसलिए वो 500 रुपए से ऊपर किसी भी कीमत पर टिकट बेचने में खुश हैं। कंक्लूजन, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स का यू शेप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो शुरुआती लाभ और फिर घटते रिटर्न से प्रेरित है। क्वेश्चंस, SMC कर्व SAC कर्व को उसके मिनिमम पर क्यों काटता है? वही लॉजिक, जब अगली यूनिट की लागत SMC एवरेज लागत ASC से कम होती है तो ये एवरेज को नीचे खींचती है। जब SMC ASC से ज्यादा होता है तो ये एवरेज को ऊपर खींचता है। इसलिए उन्हें उस पॉइंट पर बराबर होना चाहिए जहां ASC अपने सबसे नीचे है। SAC और AVC कर्व्स के बीच की वर्टिकल दूरी क्या है? क्योंकि SAC इज इक्वल्स टू AVC प्लस AFC,
दूरी SAC AVC है जो AFC के बराबर है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है AFC छोटा होता जाता है, इसलिए SAC और AFC के बीच का गैप भी छोटा होता जाता है। जीरो आउटपुट पर एसएमसी का वैल्यू क्या है? ये अनडिफाइंड है। मार्जिनल कॉस्ट पहली यूनिट का उत्पादन करते समय लागत में परिवर्तन के बारे में है। अगर एक फर्म के पास हाई फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं तो उसका AFC कर्व कैसा दिखेगा? ये अभी भी नीचे की तरफ ढलान वाला होगा, लेकिन ये Y एक्सिस पर बहुत ऊंचे पॉइंट से शुरू होगा। SAC का मिनिमम AVC के मिनिमम के राइट में क्यों होता है? क्योंकि AVC के बढ़ने के बाद AFC कुछ समय के लिए अभी भी गिर रहा होता है और इसका गिरना शुरू में AVC में वृद्धि से अधिक होता है, इसलिए SAC थोड़ी देर और गिरता रहता है। ओके, पॉज करें और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के परिवार को बनाने का अभ्यास करें। AFC, AVC, SAC और एक बढ़ता हुआ SMC जो AVC और SAC को उनके मिनिमम पर काटता है। In short, short-run average and marginal cost curves are U-shaped because productivity first rises and then falls, making them a mirror image of the product curves. लॉन्ग रन कॉस्ट एंड देयर शेप्स, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। Understanding a producer's behavior. ऑलराइट, अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, सभी कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। Exactly. Long run average cost LRAC curve हर आउटपुट लेवल के लिए मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट को दिखाता है जब फर्म अपने ऑप्टिमल प्लांट साइज को चुनने के लिए फ्री है। रियल लाइफ एग्जांपल, एक कार कंपनी की कल्पना करें। शॉर्ट रन में उनके पास एक फैक्ट्री होती है, एक SAC कर्व। लॉन्ग रन में वो एक छोटा फैक्ट्री, एक मीडियम फैक्ट्री या एक विशाल गिगा फैक्ट्री बनाने की योजना बना सकते हैं। इन सभी साइजेस का अपना अपना SAC कर्व होगा। और LRAC कर्व एक एनवेलप की तरह है जो इन सभी संभावित SAC कर्व्स के निचले हिस्से को छूता है। इंट्रोडक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में है। ये एक फर्म को यह तय करने में मदद करता है कि उसे कितना बड़ा होने का लक्ष्य रखना चाहिए। बैकग्राउंड, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का आकार डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट से नहीं बल्कि रिटर्न्स टू स्केल से निर्धारित होता है। देखा, सब जुड़ा हुआ है। कोर लॉजिक। LRAC कर्व फिगर 3.9 भी U आकार का होता है, लेकिन अलग कारणों से। नीचे की तरफ ढालान वाला हिस्सा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से मेल खाता है। जैसे जैसे फर्म का आकार बढ़ता है उसकी एवरेज लागत गिरती है। इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। मिनिमम पॉइंट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से मेल खाता है। ये फर्म के लिए सबसे कुशल पैमाना है। और ऊपर की तरफ बढ़ता हिस्सा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से मेल खाता है। अगर फर्म बहुत बड़ी हो जाती है तो एवरेज लागत बढ़ने लगती है। इसे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड है और LRAC को उसके मिनिमम पॉइंट पर काटता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये उद्योग संरचनाओं की व्याख्या करता है। जिन उद्योगों में DRS जल्दी शुरू हो जाता है, जैसे बुटीक रेस्टोरेंट्स, उनमें कई छोटे खिलाड़ी होंगे। कंक्लूजन, LRAC कर्व एक फर्म के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। फाइनल क्रॉस क्वेश्चंस, क्या लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है? नहीं, जीरो, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल होता है। LRAC कर्व को एनवेलप कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट रन SAC कर्व्स के पूरे परिवार को घेर लेता है। LRAC पर हर पॉइंट उस आउटपुट के लिए न्यूनतम लागत का प्रतिनिधित्व करता है। एक फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अनुभव कर रही है, ये किस फेज में है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि एवरेज लागत गिर रही है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल IRS फेज में होता है। तो LRAC कर्व के यू शेप का मुख्य कारण क्या है? रिटर्न्स टू स्केल IRS नीचे की तरफ ढलान का कारण बनता है और DRS ऊपर की तरफ ढलान का कारण बनता है। एक फर्म पाती है कि उसका LRAC बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का अनुभव कर रही है। उसे शायद विस्तार करना बंद कर देना चाहिए या छोटे अधिक प्रबंधनीय इकाइयों में पुनर्गठन करने पर विचार करना चाहिए। ओके, पास करें और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने का अभ्यास करें। IRS लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अ फॉलिंग LRAC. DRS लीड्स टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अ राइजिंग LRAC. In short, long-run U-shaped cost curves are shaped by returns to scale, guiding a firm's strategic decisions about its optimal size. लुके, आउटरो। वाओ, क्या सेशन था। चलो जल्दी से अपनी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स की यात्रा को दोहराते हैं। हमने प्रोडक्शन फंक्शन से शुरुआत की, जो फर्म की रेसिपी है। फिर हमने शॉर्ट रन, फिक्स्ड फैक्टर्स और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ और लॉन्ग रन, सभी फैक्टर्स वेरिएबल और रिटर्न्स टू स्केल के साथ के बीच अंतर किया। हमने TP, AP और MP के साथ प्रोडक्टिविटी को मापा और उनकी कहानियों को इन्वर्टेड U-shaped कर्व्स में देखा। और अंत में हमने यह सब कॉस्ट से जोड़ा। हमने देखा कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण U आकार के होते हैं और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स रिटर्न्स टू स्केल के कारण U आकार के होते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है दोस्त। अब आपकी बारी है एक्सपर्ट बनने की। इन 6 कॉन्सेप्ट्स को एक दोस्त को एक मिनट में समझाने की कोशिश करें। 1. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? 2. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच अंतर। 3. MP और AP के बीच संबंध। 4. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्यों होता है? 5. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व U आकार का क्यों होता है? 6. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व U आकार का क्यों होता है? और आपके लिए एक सरल चैलेंज है।
अपनी पसंद की कोई भी कंपनी चुनें, उसके मुख्य इनपुट्स लेबर और कैपिटल को लिस्ट करने का प्रयास करें और पहचानें कि शॉर्ट रन में कौन से फिक्स्ड और कौन से वेरिएबल होने की संभावना है। इसे जोर से प्रस्तुत करें। ये गहन सुपरचार्ज्ड सेशन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैलेंज के अपने उत्तर के साथ नीचे टिप्पणी करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया पढ़ना पसंद है। और निश्चित रूप से ऐसे और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे शिक्षार्थियों के समुदाय में शामिल हों। अगली बार मिलते हैं, सीखते रहो। हेलो दोस्त, सोचो जब तुम सब्जी मंडी जाते हो तो वहां आलू का प्राइस ऑलमोस्ट हर थैले पे सेम क्यों होता है? राइट। किसी एक दुकान वाले के पास सुपर स्पेशल पावर्स क्यों नहीं होती कि वो अचानक प्राइस डबल कर दे? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इट्स फैसिनेटिंग, राइट? हाँ। आज हम इसके पीछे की साइंस यानी इकोनॉमिक्स को समझेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हाउ बिजनेसेस मेक डिसीजंस इन अ सुपर कंपैरेटिव वर्ल्ड। बिल्कुल। तो सीट बेल्ट बांधो दोस्त, और हाँ, नीचे सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को एक क्विक टैप दे दो ताकि तुम कोई भी एडवेंचर मिस ना करो। प्लीज कर दो। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। दिस इज लिटरली द फाउंडेशन ऑफ हाउ फ्री मार्केट्स आर सपोज्ड टू वर्क। ओके, सो टॉपिक का नाम है द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है हाउ बिजनेसेस डिसाइड कितना प्रोड्यूस करना है इन अ सुपर कम्पिटिटिव मार्केट। ऑसम। तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखेगा? चलो बताते हैं। हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स से, फिर समझेंगे कि फर्म्स का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है। करेक्ट। उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब मैक्सिमम मुनाफा कैसे कमाएं, द मेन गोल। फिर हम फर्म का सप्लाई कर्व डिराइव करेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में। राइट। देन हम देखेंगे कि सप्लाई को कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं। ओके। फाइनली हम इंडिविजुअल फर्म से मार्केट सप्लाई कर्व तक पहुंचेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझेंगे। रेडी हो? आई थिंक दे आर रेडी। लेट्स गो। लेट्स डू दिस। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला टॉपिक, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये एक आइडियल मार्केट सिचुएशन है, राइट? A kind of a perfect world for economics. एग्जैक्टली, यही वर्ड यूज करना था मुझे। इट्स अ थियोरेटिकल बेंचमार्क। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के 4 डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। हाँ, अच्छा, ये याद रखना, रियल वर्ल्ड में प्योर परफेक्ट कंपटीशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो होगा। बट ये हमें बेसिक्स समझने में इन अ वेरी क्लियर वे हेल्प करता है। आई लव द एग्जांपल ऑफ अ फ्रूट मंडी। ठीक है। जैसे इमेजिन एक बहुत बड़ी फ्रूट मंडी, ठीक है। वहां हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स हैं और सब के सब सेम क्वालिटी के एप्पल्स बेच रहे हैं। बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, तुम किसी से भी खरीदो, एप्पल तो एप्पल ही मिलेगा। राइट। तो कोई एक सेलर अचानक से प्राइस डबल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कम ऑन बोलकर नेक्स्ट सेलर के पास चले जाओगे। हाँ, इंस्टेंटली। दिस इज प्रीटी क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन। कूल ना? That's a perfect analogy to start with. चलो, let's get into the discussion. Okay, so content discussion. First, the introduction. So perfect competition एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां कंपटीशन मतलब इतना इंटेंस है कि कोई भी सिंगल बायर या सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट, सब प्राइस टेकर्स होते हैं। हाँ, प्राइस मेकर्स नहीं। द मार्केट डिक्टेट्स द प्राइस और सबको बस एक्सेप्ट करना पड़ता है। सही है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सप्लाई और डिमांड का सबसे प्योर फॉर्म समझने में हेल्प करता है। अच्छा, जैसे साइंस में आइडियल कंडीशंस होती हैं। एग्जैक्टली जैसे केमिस्ट्री में हम आइडियल गैस लॉज पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड रियल गैसेस बेटर। ओह राइट। वैसे इकोनॉमिक्स में हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड रियल मार्केट्स लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली। तो रियल वर्ल्ड में इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्रीकल्चरल मार्केट्स। हाँ बिल्कुल। एग्रीकल्चरल मार्केट्स जैसे फॉर व्हीट और कॉर्न इसके काफी क्लोज आते हैं। ओके, तो इसके कोर लॉजिक पे आते हैं, द 4 फीचर्स। इसके 4 पिलर्स हैं। करेक्ट, लेट्स ब्रेक देम डाउन। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब है मार्केट में इतने सारे लोग होते हैं कि कोई एक अकेला मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। समझे? हाँ, एक ड्रॉप इन द ओशन जैसा। एग्जैक्टली, योर इंडिविजुअल डिसीजन टू बाय और सेल इज टू स्मॉल टू मेक अ वेव। सेकंड फीचर। सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब हर फर्म बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचती है। नो ब्रांड्स, नो डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक फर्म का मिल्क दूसरी फर्म के मिल्क से एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पेप्सी वर्सेस कोक वाला सीन नहीं है। इट्स ऑल जस्ट कोला। गॉट इट, नो ब्रांड्स। थर्ड फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये आई थिंक सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कोई भी नई फर्म आसानी से मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म आसानी से एग्जिट कर सकती है। मतलब कोई बैरियर नहीं है, जैसे कोई ह्यूज लाइसेंस फी या पेटेंट। बिल्कुल, द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। और फोर्थ एंड फाइनल फीचर, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। सब बायर्स और सेलर्स को प्राइस, क्वालिटी सब कुछ परफेक्टली पता होता है। कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। राइट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज एंड यू नो द प्रोडक्ट यू आर बाइंग इज द सेम एवरीवेयर। करेक्ट। तो इन सब फीचर्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होता है? इन सब की वजह से द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इमर्जेस, प्राइस टेकिंग बिहेवियर। यस। फर्म को मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर प्राइस बढ़ाया
तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे, सिंपल। हाँ, तो द नेक्स्ट सेलर दे हैव जीरो पावर टू इन्फ्लुएंस है प्राइस। सही है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसी मार्केट में एक बिजनेस ओनर का काम सिर्फ अपने कॉस्ट को मैनेज करना है, प्राइस पर उनका कोई कंट्रोल है ही नहीं। ओ वाओ, तो पूरा खेल कॉस्ट एफिशिएंसी का बन जाता है। स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग नहीं, डिसिप्लिन जरूरी है। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट टू एंकर ऑन। चलो अब थोड़े क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं टू मेक इट स्टिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मार्केट में सिर्फ 10-12 सेलर्स होते तो क्या ये परफेक्ट कंपटीशन कहलाता? नहीं, प्रोबेबली नॉट। लार्ज नंबर का मतलब है इतने सारे सेलर्स कि किसी एक के एक्शन से मार्केट पे कोई फर्क ना पड़े। अच्छा। 10-12 सेलर्स तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दे माइट स्टार्ट फॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज। हाँ, वो ओलिगोपोली कहलाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ एक कंपनी ने अपने दूध में स्पेशल विटामिन्स डाल दिए, तब क्या होगा? गुड क्वेश्चन। तब प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं रहेगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके। द मोमेंट आप ब्रांडिंग या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करते हो, हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ मूव कर जाते हैं। मेक्स सेंस। थर्ड क्वेश्चन, फ्री एंट्री इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर एंट्री फ्री नहीं होगी तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर सकती हैं। कैसे? वो आपस में मिल सकती है, प्राइसेस बढ़ा सकती हैं और कंपटीशन को खत्म कर सकती हैं। फ्री एंट्री ही कंपटीशन को जिंदा रखती है और इंश्योर करती है कि फर्म्स लॉन्ग रन में एक्सेसिव प्रॉफिट्स ना कमाएं। राइट। नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का रियल लाइफ में क्या मतलब है? इंटरनेट से कंपेयर कर सकते हैं इसको? बिल्कुल। द इंटरनेट हैज ब्रॉट अस क्लोजर टू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देन एवर बिफोर। जब तुम Amazon या स्विगी पे प्राइसेस कंपेयर करते हो, राइट। ये अक्रॉस डिफरेंट सेलर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, यू आर एसेंशियली लेवरेजिंग दिस आइडिया। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। तो एक प्राइस टेकिंग फर्म के लिए प्राइस आखिर आता कहां से है? प्राइस पूरे मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से सेट होता है। मतलब? सोचो, थाउजेंड्स ऑफ बायर्स और थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। जहां उनकी कलेक्टिव डिमांड और कलेक्टिव सप्लाई मीट करती है, वहां इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होता है। इंडिविजुअल फर्म का उसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा, वो बस उस प्राइस को फॉलो करती है। एग्जैक्टली। Okay, now pause and practice saying the 4 features of perfect competition are large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit, and perfect information. Perfect. So, mini recap. In short, perfect competition means many sellers, identical products, easy entry, and total transparency, leading to firms being price takers. Perfect. चलो अब बात करते हैं पैसे की. Next up is revenue. Simple है. Revenue is the money a firm earns by selling its products. हम 3 चीजें देखेंगे. Total revenue TR, average revenue AR, and marginal revenue MR. Okay. ये 3 कॉन्सेप्ट्स फर्म के डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल हैं. Let's take the candle market example from the book. मान लो एक बॉक्स ऑफ कैंडल्स का मार्केट प्राइस है ₹10. ठीक है, प्राइस फिक्स्ड है. हाँ, ये याद रखना. अगर तुमने एक बॉक्स बेचा, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू हुआ ₹10. अगर 5 बॉक्सेस बेचे, TR हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाय 10. ₹50. हाँ, ₹50. आसान है ना? Yes, very straightforward. Let's dig deeper into the concepts. Okay. Content discussion. Introduction. रेवेन्यू फर्म की इनकम है, उसकी लाइफलाइन. मोटिव क्या है? प्रॉफिट. तो रेवेन्यू समझना is the first step towards profit maximization. एग्जैक्टली. अब बैकग्राउंड. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस यानी P कांस्टेंट रहता है फॉर एन इंडिविजुअल फर्म. हाँ, no matter how much they produce. राइट. बिकॉज दे आर अ प्राइस टेकर. इसलिए रेवेन्यू कैलकुलेशन यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है. हाँ, compared to other markets. तो कोर लॉजिक. लेट्स ब्रेक डाउन द 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. पहला, टोटल रेवेन्यू TR. इसका फॉर्मूला है TR is equal to P multiplied by Q, price multiplied by quantity. ग्राफिकली ये एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है. क्यों? क्योंकि अगर क्वांटिटी 0 तो रेवेन्यू भी 0. राइट. और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, फॉर एवरी एक्स्ट्रा यूनिट यू सेल, योर TR इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट P. बिल्कुल. अब सेकंड, एवरेज रेवेन्यू AR. ये है रेवेन्यू पर यूनिट. फॉर्मूला इज AR equals TRQ. और अगर TR equals PXQ तो AR बन जाता है PXQ Q. Q कैंसिल हो जाता है. और हमारे पास सिर्फ P बचता है. सो फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्केट प्राइस. दिस इज अ गोल्डन रूल. इसको याद रखना. एब्सोल्युटली. एंड थर्ड, मार्जिनल रेवेन्यू MR. ये है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया. फॉर्मूला MR equals change in TR, change in Q. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हर एक्स्ट्रा यूनिट सेम मार्केट प्राइस P पे बिकती है. सो इफ यू सेल वन मोर कैंडल बॉक्स, Your TR increases by exactly ₹10. इसलिए marginal revenue is also always equal to the market price. वाओ. तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इसका ये है, एंड दिस इज अ गेम चेंजर, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में P equals AR equals MR. प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों एक ही हैं. Yes, this is the biggest takeaway. इसलिए अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म का डिमांड कर्व एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है एट द मार्केट प्राइस. जिससे प्राइस लाइन भी कहते हैं. This shows that the demand for the firm's product is perfectly elastic. राइट. सो कंक्लूजन, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, मार्केट प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं है. इट्स द आंसर टू 3 डिफरेंट क्वेश्चंस. अच्छा, जैसे? What's the price? P. What's the average earning per unit? P. What's the extra earning from one more unit?
वो भी P। That simplifies everything. A very powerful way to put it. Ready for some questions? हाँ, पहला TR कर्व एकदम सीधा क्यों है? असल में तो ऐसा नहीं होता होगा। You're right. In many markets it isn't. But in this specific model of perfect competition, it is. Because the price P is constant. अच्छा, हर extra unit same price पे बिक रही है. So for every 1 unit increase in quantity, the revenue increases by a constant amount, P. राइट। और जब कोई चीज कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, उसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होता है। Exactly. ओके, दैट मेक सेंस। अगर प्राइस 10 से 12 रुपए हो जाए, तो TR, AR, MR पे क्या फर्क पड़ेगा? तो TR कर्व और स्टीप हो जाएगा. क्योंकि अब हर यूनिट से 12 रुपए मिल रहे हैं instead of 10 rupees. द स्लोप इंक्रीजेस। हाँ, the slope of the TR curve is the price, so the line pivots upwards. और AR and MR दोनों 12 रुपए हो जाएंगे. The horizontal price line ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. तो क्या रियल लाइफ में हमेशा MR इक्वल्स P होता है? Great point to clarify. नहीं, this is a unique feature of perfect competition. ओके, जब एक फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे एक मोनोपोली, तब उसे एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है फॉर ऑल यूनिट्स. अच्छा, तो उस केस में MR equals P. गॉट इट। कैन टोटल रेवेन्यू एवर डिक्रीज इन परफेक्ट कंपटीशन? इन दिस मॉडल नहीं. जब तक आप पॉजिटिव क्वांटिटी बेच रहे हो और प्राइस पॉजिटिव है, तो TR हमेशा बढ़ेगा. इट विल ओनली बिकम जीरो जब क्वांटिटी जीरो हो. ओके, और ये जो प्राइस लाइन है, इसे फर्म का डिमांड कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट प्राइस P पर फर्म जितना चाहे उतना माल बेच सकती है. राइट। बट अगर प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर किया तो डिमांड जीरो हो जाएगी और प्राइस नीचे करने का कोई इंसेंटिव नहीं है. सो दिस लाइन represents the demand a firm faces. Which is perfectly elastic. Okay, practice saying this aloud. In perfect competition, price equals average revenue equals marginal revenue. So P equals AR equals MR. Perfect. Mini recap. In short, for a competitive firm, TR is a straight line and the price is equal to both AR and MR, creating a horizontal demand curve. All right, here's where it gets really interesting. We know the price is fixed. Revenue कैसे calculate करना है वो भी पता है. But the real question is, how much should a firm produce to make the most money? The ultimate goal. Profit maximization. Exactly. Profit, जिसको हम Greek letter pi से denote करते हैं, is simply pi is equal to total revenue TR, total cost TC. Right. हर rational firm उस specific quantity Q को ढूंढना चाहती है जहां ये gap between revenue and cost सबसे बड़ा हो. I have a great example for this. सोचो तुम टी-शर्ट्स प्रिंट करके बेच रहे हो. ठीक है? एक टी-शर्ट 200 रुपए की बिकती है. ये मार्केट प्राइस P है, which is also your MR. Okay. उसको बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट ₹150 है. क्या तुम वो टी-शर्ट बनाओगी? Of course, 50 रुपए का profit है. एग्जैक्टली। अब मान लो 100वां टी-शर्ट बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट 190 रुपए. बनाओगे? हाँ, अभी भी 10 रुपए का profit है. क्यों नहीं? राइट। बट 101st टी-शर्ट बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट 200 रुपए है. अब extra revenue MR is ₹200 और extra cost MC भी 200 रुपए. हाँ. यहाँ मैं रुक जाऊंगी. This is the profit maximization point. You've just explained the core logic beautifully. That's the heart of the matter. चलो इसको formalize करते हैं. Content discussion. Introduction. So हर फर्म का central question यही है. How much should I produce? और इसका आंसर profit maximization के 3 golden conditions में छुपा है. It's like a checklist for the firm. बिल्कुल. और बैकग्राउंड में we are assuming कि firms ruthless profit maximizers हैं. थोड़ा strong word है. हाँ, but in this model, it simply means that the firm's primary, in fact only, goal is to maximize its monetary profit. Social welfare या environment, वो सब इस basic model में नहीं है. Got it. तो core logic. The 3 conditions. For profits to be maximum at a certain quantity Q0, 3 conditions must hold. Ready? Ready? Condition 1. Price must equal marginal cost P equals MC. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. हमने अभी टी-शर्ट एग्जाम्पल में देखा. जब तक प्राइस यानी एक्स्ट्रा रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ाते रहो. प्रॉफिट बढ़ता रहेगा. जब P equals MC हो जाए, वहां रुक जाओ. इसके आगे प्रोडक्शन किया तो उस एक्स्ट्रा यूनिट पे लॉस होगा. राइट. कंडीशन 2. मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट Q0. यानी उस पॉइंट पर MC कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए. हाँ, एक टिपिकल MC कर्व यू शेप्ड होता है. वो प्राइस लाइन को 2 बार इंटरसेक्ट कर सकता है. तो हमें राइजिंग पार्ट वाला इंटरसेक्शन चूज करना है. क्यों? Because if MC is falling, it means costs are still becoming more efficient. तो फर्म को डेफिनेटली और प्रोड्यूस करना चाहिए. अच्छा, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट नहीं हो सकता. Correct. और कंडीशन 3, दिस सर्वाइवल कंडीशन. इसके 2 पार्ट्स हैं. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. हाँ. फर्स्ट, इन द शॉर्ट रन, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट P ग्रेटर देन AVC. सोचो प्राइस इतना कम हो गया कि वो आपके वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा, जैसे सैलरी या रॉ मटेरियल. ऐसे में फर्म को टेम्पररी प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, यानी शट डाउन. ठीक है. और लॉन्ग रन में? इन द लॉन्ग रन, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज कॉस्ट P ग्रेटर देन AC. लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट वेरिएबल होते हैं. तो अगर फर्म अपने टोटल एवरेज कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही तो उससे मार्केट से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए. एग्जिट. गॉट इट.
तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये 3 रूल्स हर कॉम्पिटिटिव फर्म के प्रोडक्शन डिसीजंस को गाइड करते हैं। हाँ, वो हमेशा प्राइस को अपने मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करते रहते हैं। सो कंक्लूजन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जितना हो सके उतना प्रोड्यूस करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। It's about producing up to the exact point where the cost of the last unit equals the revenue from it. It's a game of margins, not just totals. That's a crucial distinction. Let's hammer this home with some questions. ठीक है, P equals MC ही क्यों? T-shirt example makes sense, but why not stop at PMC P से छोटा? वहाँ प्रॉफिट तो हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, बट मैक्सिमम नहीं है। That's the key. अच्छा, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से 200 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है और कॉस्ट सिर्फ 190 रुपए है, तो आप वो 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों छोड़ोगे? point. You'll keep going. We'll keep producing. You'll keep producing until the extra profit on the next unit becomes zero. और वो तब होगा जब एक्स्ट्रा रेवेन्यू P एक्स्ट्रा कॉस्ट MC के बराबर हो जाए। Okay, the MC curve is U-shaped. But हम rising part की ही बात क्यों कर रहे हैं? इनिशियली एफिशिएंसी के कारण जैसे स्पेशलाइजेशन मार्जिनल कॉस्ट गिरता है, बट एक पॉइंट के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किक इन करता है। जैसे एक मशीन पे ज्यादा वर्कर्स लगा दो, तो एफिशिएंसी गिर जाती है। एग्जैक्टली इसीलिए एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कॉस्ट बढ़ने लगता है और MC कर्व ऊपर जाता है। हम राइजिंग पार्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि फॉलिंग पार्ट पे P इक्वल्स टू MC प्रॉफिट मिनिमाइजिंग पॉइंट हो सकता है। Oh, not maximizing. हाँ, उस पॉइंट पे और प्रोड्यूस करने से कॉस्ट और कम होंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप वहां रुकोगे नहीं। Okay, let me try to explain the shutdown condition. In the short run, if price per unit average variable cost को भी कवर नहीं कर सकता, तो हर यूनिट बनाने से आप और पैसा गवा रहे हो। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। आपको फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे रेंट का लॉस तो होगा ही, Right. बट वो लॉस कम होगा उस लॉस से जो हर यूनिट प्रोड्यूस करके होता। Makes sense. What's the difference between shutting down in the short run and exiting in the long run? थोड़ा सिमिलर लगता है। ग्रेट डिस्टिंक्शन। शटडाउन एक टेम्पररी स्टॉप है, फैक्ट्री अभी भी है। जैसे कोई रेस्टोरेंट विंटर सीजन में बंद हो जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल, दे प्लान टू रीओपन। एग्जिट एक परमानेंट डिपार्चर है। आप फैक्ट्री बेच देते हो, सब कुछ बंद कर देते हो और इंडस्ट्री छोड़ देते हो। Got it. So, can a firm operate while making a loss in the short run? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कर रही है। So it's better to operate and lose some money. Than shutting down and losing all the fixed costs. Correct. चलो प्रैक्टिस करो। The 3 conditions for profit maximization are 1. P equals MC, 2. MC is non-decreasing, and 3. P greater than AVC in the short run, P greater than AC in the long run. Good one. So in short, to maximize profit, produce where price equals a rising marginal cost, but only if that price is high enough to cover your variable short run or total long run costs. This is cool. हमने अभी फिगर आउट किया कि एक फर्म एक गिवन प्राइस पे कितना प्रोड्यूस करेगी। Wait a minute. Isn't that exactly what a supply curve is? एक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। You've jumped to the right conclusion. तो हम अब फर्म का सप्लाई कर्व डिराइव कर सकते हैं। हाँ, the answer is hidden in the profit maximization conditions we just discussed. हमने already hard work कर लिया है. A supply curve simply shows the quantity a firm is willing to sell at different prices. Let me use an analogy. सोचो तुम एक कॉफी शॉप हो। Okay, अगर एक कप कॉफी का मार्केट प्राइस 50 रुपए है, तो तुम शायद प्रोड्यूस नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ही 60 रुपए। यानी P is AVC। right, I'll shut down. अगर प्राइस 70 रुपए हो जाता है, तुम कहते हो ओके दिस कवर्स माय वेरिएबल कॉस्ट, और इस प्राइस पे P इक्वल्स टू MC 50 कप्स पे हो रहा है, मैं 50 कप्स बनाऊंगा। Makes sense? अगर प्राइस 100 रुपए हो जाता है, तुम कहते हो ग्रेट इस प्राइस पे P इक्वल्स टू MC 100 कप्स पे हो रहा है, मैं 100 कप्स बनाऊंगा। तो ये जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बन रहा है, यही सप्लाई कर्व है। fantastic example. It shows the direct link between the P is equal to MC rule and the supply curve. चलो कंटेंट डिस्कशन इंट्रोडक्शन। अ फर्म सप्लाई डिसीजन रैंडम नहीं है, इट्स अ कैलकुलेटेड चॉइस बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट्स। हाँ, specifically it's marginal cost पे. राइट। बैकग्राउंड, हम सप्लाई कर्व शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के लिए ड्राइव करेंगे। लॉजिक सेम है। हाँ, बट कॉस्ट कर्व्स थोड़े अलग हैं, इसलिए सप्लाई कर्व्स में भी थोड़ा डिफरेंस है। ओके, कोर लॉजिक, लेट्स डिराइव इट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। हमने देखा कि फर्म वहां प्रोड्यूस करती है जहां P इज इक्वल टू SMC। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, बट ओनली इफ P इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द मिनिमम AVC। तो फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या हुआ? इट इज सिंपली द राइजिंग पार्ट ऑफ द SMC कर्व फ्रॉम एंड अबव द मिनिमम ABC पॉइंट। सिंपल। और अगर प्राइस मिनिमम AVC से नीचे जाता है तो फर्म शट्स डाउन और सप्लाई सीधा जीरो हो जाती है। और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, द लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम। एक फर्म लॉन्ग रन में प्रोड्यूस करती है जहां P इज इक्वल टू LRMC, यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। बट ओनली इफ P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। Right. तो फर्म का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द LRMC कर्व फ्रॉम एंड अबव द मिनिमम LRC पॉइंट। गॉट इट। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इसका ये है कि हम 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन कर्व्स पे। हाँ,
द शटडाउन पॉइंट जो है मिनिमम एवीसी इन द शॉर्ट रन, इसके नीचे प्रोडक्शन बंद। और दूसरा? द ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां फर्म जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बना रही है, यानी TR इज इक्वल टू TC। और ये होता है एट द मिनिमम ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। करेक्ट। ये सब हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एक कंपनी प्राइस चेंजेस पे कैसे रिएक्ट करेगी। सो कंक्लूजन, अ फर्म सप्लाई कर्व कोई नई चीज नहीं है। नहीं, It's just a different name for a piece of its marginal cost curve. The powerful insight is, a firm's willingness to supply is a direct reflection of its cost of production. costs determine supply. Beautifully summarized. Let's ask some questions. Okay? So, just to be crystal clear, the supply curve is literally a piece of the SMC curve. Correct. Specifically, the rising part of the short-run marginal cost SMC curve that lies above the minimum average variable cost AVC point. That is precisely the firm's short-run supply curve. Why is the long-run supply curve generally flatter than the short-run supply curve? लॉन्ग रन में फर्म्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो एक बड़ी फैक्ट्री बना सकते हैं, नई मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। Right. Short run में factory size fixed है. हाँ, इस लॉन्ग रन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो प्राइस चेंजेस पे ज्यादा आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस माइट लीड टू अ मच लार्जर इंक्रीज इन क्वांटिटी। इसलिए supply curve more elastic या flatter हो जाता है. एग्जैक्टली। Normal profit, ये थोड़ा tricky concept है. इसे cost का part क्यों मानते हैं? Profit तो profit होता है ना? ये इकोनॉमिक्स का एक की कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल प्रॉफिट को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है। Opportunity cost. हाँ, सोचो, एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस में अपना टाइम और पैसा लगाया, अगर उन्हें एक मिनिमम रिटर्न नहीं मिलता, से 10%, जो वो बैंक में FD करके भी कमा सकते थे. एग्जैक्टली, तो वो बिजनेस में क्यों रहेंगे? दैट मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इज नॉर्मल प्रॉफिट। और क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में रखने का कॉस्ट है, इसे टोटल कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। Wow. So at the break-even point, firm का profit zero होता है. जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बट इट इज स्टिल मेकिंग अ पॉजिटिव अकाउंटिंग प्रॉफिट, और उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सो द ओनर इज गेटिंग कॉम्पेंसेटेड। I see. What happens if the price is exactly equal to the minimum AVC? उस स्पेसिफिक पॉइंट पे द फर्म इज इनडिफरेंट बिटवीन प्रोड्यूसिंग एंड शटिंग डाउन। अच्छा, क्यों? दोनों केसेस में उसका लॉस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इट्स द एज ऑफ द क्लिफ। इससे थोड़ा भी नीचे एंड इट शट्स डाउन। Okay, practice this. The short-run supply curve is the rising part of SMC above minimum AVC. The long-run supply curve is the rising part of LRMC above minimum LRAC. In short, a firm's marginal cost curve acts as its supply curve, but only above the minimum average variable cost in the short run or minimum average cost in the long run. Okay, we have the supply curve, which is basically the MC curve. But ये curve पत्थर की लकीर तो है नहीं, right? बिल्कुल नहीं। चीजें ऐसे change कर सकती हैं. This brings us to the determinants of a firm's supply curve. बिल्कुल, it can shift. याद रखो, सप्लाई कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व से डिराइव्ड है, तो लॉजिक कहता है जो भी चीज मार्जिनल कॉस्ट को अफेक्ट करेगी वो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेगी। Okay, हम दो मेन फैक्टर्स और एक पॉलिसी फैक्टर डिस्कस करेंगे। let's use a pizza company's example. अचानक उन्होंने एक नया सुपरफास्ट ओवन इन्वेंट कर लिया. ओके, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हाँ, अब वो सेम टाइम में डबल पिज्जास बना सकते हैं. उनका कॉस्ट पर पिज्जा कम हो गया. उनका मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट हो गया. राइट। इसलिए अब वो हर प्राइस पे ज्यादा पिज्जा सप्लाई करेंगे. द होल सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. कूल ना? हाँ, परफेक्ट। दैट्स द कोर आइडिया। अ शिफ्ट इन द कर्व, नॉट अ मूवमेंट अलोंग इट। कंटेंट डिस्कशन. इंट्रोडक्शन. ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. A change in the product's own price causes a movement along the existing supply curve. हाँ, but in other external factors जैसे technology causes a shift of the entire curve itself. Right. Background. We'll focus on the two biggest shifters, technology or input prices. और एक तीसरा, government tax. ठीक है, these factors change the underlying cost structure of the firm. The core logic. Let's look at them one by one. First, technological progress. जैसे पिज्जा एग्जाम्पल में better technology production को more efficient बनाती है. It lowers the firm's marginal cost at every level of output. MC curve shifts rightward. इसलिए the supply curve shifts to the right. Firm अब same price पे ज्यादा supply करने को तैयार है. Correct. Second, input prices. Inputs. मतलब raw materials, labor, electricity, etc. हाँ, अगर inputs price बढ़ जाए, for example labor की wages increase हो जाए, तो cost of production बढ़ जाता है. MC curve shifts leftward. इसलिए the supply curve shifts to the left. The firm will now supply fewer units at any given price. बिल्कुल. और third, unit tax. जैसे GST, जब गवर्नमेंट हर यूनिट सोल्ड पे टैक्स लगाती है, like ₹2 per unit. हाँ, तो ये फर्म के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाता है. इससे फर्म का MC कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है. The effect is the same as an input price increase. मतलब the supply curve shifts to the left. सही. तो इन कॉन्सेप्ट्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, गवर्नमेंट्स नो कि टैक्स लगाने से सप्लाई कम होगी. और बिजनेसेस कॉन्स्टेंटली R&D और न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं टू लोअर देयर कॉस्ट्स एंड शिफ्ट देयर सप्लाई कर्व टू द राइट, Right, ताकि वो ज्यादा कंपेटिटिव हो सकें. right.
So conclusion. A firm's supply curve static नहीं है. Firms try to push it to the right with technology, while external factors like input prices and taxes try to push it to the left. Right. It's a constant battle. That's a great way to frame it. चलो, कुछ questions. Okay. So, a rightward shift means increase in supply or leftward shift means decrease in supply, right? Absolutely. Right मतलब more quantity at each price level. Left मतलब less quantity at each price level. Okay. अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएं, तो टैक्सी सर्विस की सप्लाई कर्व पे क्या असर होगा? पेट्रोल एक मेजर इनपुट है टैक्सी सर्विस के लिए. उसका प्राइस बढ़ने से टैक्सी चलाने का मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा. तो द सप्लाई कर्व फॉर टैक्सी राइड्स विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. At any given fare, drivers will be willing to offer fewer rides. Makes sense. What if the government gives a subsidy instead of a tax? Great question. A subsidy is a negative tax. It's like the government is helping with the cost. अच्छा. वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देगी. तो MC कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा और सप्लाई बढ़ जाएगी. The supply curve will shift to the right. Okay. Does a change in the price of the good itself shift the supply curve? ये थोड़ा confusing हो सकता है. नहीं. And this is a very important point to remember. A change in the goods own price causes a movement along the supply curve. अच्छा. जैसे अगर पिज्जा का प्राइस बढ़ता है, पिज्जेरिया ज्यादा पिज्जा सप्लाई करता है, that's a movement up the existing curve. Shift सिर्फ नॉन प्राइस फैक्टर्स से होता है. Got it. In the long run, what's a more powerful factor? Technology or input prices? That's a deep question. Historically, अगर आप last century को देखो, technological progress has been an incredibly powerful force. It has consistently lowered the real cost of production for many goods और supply curves को massively right shift किया है. Often overpowering the increases in input prices. Yes. Think about the cost of computers or mobile phones over time. Now, practicing, technological progress shifts supply to the right. An increase in input prices or a unit tax shifts supply to the left. In short, better tech increases supply, rightward shift, while higher input costs or taxes decrease supply, leftward shift. Okay, we've mastered the supply of a single firm. But a market has many firms, sometimes thousands. Right. So how do we get from one firm's supply to the entire market supply? Let's discuss the market supply curve. Individual firms are willing to supply at a given price. अच्छा. हम horizontal summation करते हैं of all the individual supply curves. Let me guess how this works. मान लो मार्केट में सिर्फ 2 आइसक्रीम सेलर्स हैं, राम और श्याम. Okay. At a price of 20 rupees, Ram is willing to sell 10 ice creams और श्याम 15. ठीक है. तो market supply at 20 rupees हुई, 10 plus 15 equals to 25 ice creams. Simple. Exactly. We just do this for every possible price point to map out the entire market supply curve. Content. Discussion. Introduction. The market supply curve हमें a bigger picture देता है, moving from a single firm to the entire industry. हाँ, it shows the total output that all firms in the market produce in aggregate. Background. The process is straightforward. हम quantities को add करते हैं. The key word is quantities. हाँ, we add horizontally on the graph. Okay, core logic. Horizontal summation. Let's take the book's example with firm 1 and firm 2. Suppose firm 1 starts producing at a price of 10 rupees. और firm 2 जिसके cost थोड़े high है, वो 15 रुपए से start करती है. ठीक है. Case 1. Price 10 rupees. दोनों firms produce 0. Market supply 0. Say. Case 2. Prices between 10 and 15 rupees. यहाँ सिर्फ firm 1 produce करेगी. तो इस price range में market supply curve is exactly the same as firm 1 supply curve. Right. Case 3. Price greater than 15 rupees. अब दोनों firms produce करेंगे. तो market supply is equal to quantity by firm 1 plus quantity by firm 2. बिल्कुल. इसका real world impact ये है कि market supply curve भी shift होता है अगर नई firms market में enter करती हैं. Thanks to free entry. हाँ, तो market supply curve right shift होता है because now there are more producers. Curve पे apply नहीं होता. So, conclusion. The market supply curve isn't just a simple sum. It's a reflection of the industry's diversity. हाँ, इसमें efficient firms भी हैं जो low price पे produce करती हैं और less efficient firms भी जो सिर्फ high prices पे enter करती हैं. It tells the story of the whole industry's cost structure. A very nuanced conclusion. चलो, questions. Shoot. इसे horizontal summation क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राफ पे प्राइस वर्टिकल y एक्सिस पे होता है और क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे. अच्छा. हम एक प्राइस लेवल पिक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस प्राइस पे हर फर्म की क्वांटिटी यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐड करते हैं. इसलिए हॉरिजॉन्टल समेशन. Got it. Market supply curve individual supply curve से flatter क्यों होता है? Because a small change in price अब सब फॉर्म से रिस्पॉन्स लेता है, not just one. Right. So the total quantity change in the market is much larger than the quantity change from any single firm. जिससे market curve more elastic या flatter हो जाता है? Correct. अगर market में नई firms enter करती हैं, तो market supply curve पे क्या फर्क पड़ेगा? It will shift to the right. More producers at every price level mean more total supply. Even if the price remains the same? Yes, total quantity available in the market will increase because of the new entrants. अगर सारी firms identical हों, तब market supply निकालना आसान हो जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल. अगर n identical firms हैं,
तो मार्केट सप्लाई विल बी n टाइम्स द सप्लाई ऑफ वन फर्म एट एनी गिवन प्राइस। ओके, क्या मार्केट सप्लाई कर्व भी लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है? यस, डेफिनेटली। अगर पूरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट प्राइसेस बढ़ जाएं या गवर्नमेंट टैक्स लगा दे या कुछ फर्म्स एग्जिट कर जाए, इन सब केसेस में मार्केट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट। Practicing, the market supply curve is the horizontal summation of the individual supply curves of all firms in the market. In short, to get the market supply, just add up the quantities supplied by every firm at each price. More firms mean more supply. Final topic, दोस्त, price elasticity of supply. ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, but it's a very simple idea. हाँ, इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी। यहाँ हम मेजर कर रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस में चेंज होने से कितना रिस्पॉन्ड करती है। Exactly. The formal definition is ES is equal to percentage change in quantity supplied, percentage change in price. ये एक प्योर नंबर है, no units. Let's take the cricket ball example. मान लो प्राइस 10 से 30 हो गया। Okay, a 200% increase. हाँ, 30 minus 10, 10, 100. इसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड 200 से 1000 हो गई। That's a 400% increase. 1000 minus 200, 200 है, 100. तो इलास्टिसिटी हुई 400% डिवाइडेड बाय 200% इज इक्वल टू 2। Since 2 is greater than 1, हम कहेंगे supply elastic है. मतलब सप्लायर्स ने प्राइस चेंज पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। A very clear breakdown of the calculation. कंटेंट, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। इलास्टिसिटी हमें एक सप्लाई कर्व के नेचर को उसके स्लोप से ज्यादा डीपली समझने में हेल्प करती है। हाँ, it gives us a standardized measure of responsiveness, जिससे हम different goods compare कर सकते हैं. बैकग्राउंड, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कॉन्सेप्ट भी यूनिट से इंडिपेंडेंट है। हाई ईएस मतलब सप्लाई बहुत रिस्पॉन्सिव है। और low ES मतलब inelastic है या not very responsive. टू कोड लॉजिक, लेट्स लुक एट द वैल्यूज। फॉर्मूला है ES इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा Q अपॉन परसेंटेज डेल्टा P। अगर ES ग्रेटर देन 1 तो सप्लाई इज इलास्टिक। यानी quantity change ज्यादा, price change कम. अगर ES लेस देन 1, सप्लाई इज इनइलास्टिक, यानी क्वांटिटी चेंज कम, प्राइस चेंज ज्यादा। और अगर ES is equal to 1, supply is unitary elastic. एक स्पेशल केस भी है, इफ ES इक्वल टू 0, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये एक वर्टिकल सप्लाई कर्व है, प्राइस कितना भी बढ़ ले क्वांटिटी सेम रहती है। Right. और एक neat geometric method भी है for a straight line supply curve. अच्छा, अगर सप्लाई कर्व वर्टिकल प्राइस एक्सिस को कट करता है तो वो इलास्टिक है, ES greater than 1. अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो यूनिटरी इलास्टिक, ES equal to 1. और अगर वो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी एक्सिस को कट करता है तो इनइलास्टिक, ES लेस देन 1। हाँ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए क्रूशल है। फैक्ट्री मेड गुड्स की सप्लाई जनरली इलास्टिक होती है। जबकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई ऑफन इनइलास्टिक होती है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। बिल्कुल। तो कंक्लूजन, the most important takeaway here is that elasticity of supply is almost always about one thing. Time. In the short term, supply for most things is inelastic. Yeah. Because you can't build a new factory overnight. But given enough time, supply becomes more elastic. That's the most profound point about supply elasticity. It's a function of time. चलो, questions. Okay. Elasticity और slope same चीज है? नहीं, they are related, but not the same. Slope absolute change है, delta P, delta Q. Elasticity percentage change है. अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, बट उसकी इलास्टिसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है. इलास्टिसिटी इज अ बेटर मेजर फॉर कंपैरिजन. एक रियल लाइफ एग्जांपल दो इनइलास्टिक सप्लाई का। हाउसिंग इन अ क्राउडेड सिटी लाइक मुंबई. अगर रेंट प्राइसेस सडनली शूट अप, यू कांट बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ न्यू अपार्टमेंट्स ओवरनाइट. Right. The supply of housing is very inelastic in the short run. हाँ, it takes years to respond to the price signal. So what's the most important factor that determines supply elasticity? जैसे हमने अभी कंक्लूड किया, इट्स टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है. शॉर्ट रन में सप्लाई यूजुअली इनइलास्टिक होती है क्योंकि फर्म्स अपने करंट कैपेसिटी से स्टक है. But long run में? लॉन्ग रन में दे कैन बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज, हायर मोर वर्कर्स एंड इनोवेट. सो लॉन्ग रन में सप्लाई ऑलमोस्ट ऑलवेज मोर इलास्टिक हो जाती है. ये ज्योमेट्रिक मेथड काम कैसे करता है? इतना सिंपल कैसे है? द मैथमेटिकल प्रूफ थोड़ा इन्वॉल्व है, बट द इंट्यूशन इज अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर सप्लाई कर्व प्राइस एक्सिस से स्टार्ट होता है, इसका मतलब सप्लायर्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक हाई मिनिमम प्राइस चाहिए. Which suggests they are sensitive to price. हाँ, और उनका बिहेवियर बहुत रिस्पॉन्सिव, इलास्टिक होगा वंस दैट प्राइस इज मेट. और अगर क्वांटिटी एक्सेस को कट करता है? That implies they're willing to supply even at a very low price, suggesting their output is less responsive to price changes, inelastic. Got it. What's the elasticity of a vertical supply curve? 0. A vertical supply curve का मतलब है quantity fixed है, no matter what the price is. The percentage change in quantity is 0. हाँ, so ES is equal to 0%, delta PG equal to 0, perfectly inelastic. Practice the formula. Elasticity of supply is percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. In short, elasticity of supply measures how much quantity responds to a price change. A value 1 is elastic, 1 is inelastic, and equal to 1 is unitary elastic. Wow, what a session. That was a marathon, but we made it. We did. चलो एक quick recap करते हैं of our broad micro theme. How businesses decide कितना produce करना है in a super competitive market. बिल्कुल.
Here's the whole story in a nutshell. It's a beautiful logical chain. Okay. परफेक्ट कंपटीशन। हमने एक ऐसी दुनिया से स्टार्ट किया जहां बहुत सारी फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इसलिए वो सब प्राइस टेकर्स हैं। Right. No control over price. रेवेन्यू, इन फर्म्स के लिए मार्केट प्राइस ही सब कुछ है। प्राइस इक्वल्स एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू। Which simplifies their world immensely. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका ओनली रियल डिसीजन क्वांटिटी का है। दे प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट वेयर प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, P इक्वल्स MC। As long as they cover their basic costs. हाँ, फर्म सप्लाई कर्व, यही डिसीजन रूल P इक्वल्स MC उनका सप्लाई कर्व ट्रेस आउट करता है। Essentially, the supply curve is just the firm's rising marginal cost curve. Amazing. Determinants and market supply. ये सप्लाई कर्व टेक्नोलॉजी या इनपुट प्राइसेस से शिफ्ट हो सकता है, और जब हम सब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को ऐड करते हैं, वी गेट द मार्केट सप्लाई कर्व। और finally, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फाइनली, हमने इस सप्लाई कर्व की रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करना सीखा यूजिंग इलास्टिसिटी, which is mostly determined by time. basically, it all connects. Costs determine profit maximizing output. The profit maximizing output at each price creates the supply curve. और सब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स मिलके मार्केट सप्लाई बनाते हैं। Everything is linked. It's an amazing system. It really is. अब तुम्हारी बारी दोस्त. Try presenting these concepts out loud. Imagine you are explaining them to a friend. Good idea. Number 1, explain the 4 features of perfect competition using the example of a local wheat market, Gehu Mandi. 2. Imagine you sell pens at a fixed price of ₹5. Okay. Explain to a friend why your marginal revenue is also ₹5. 3. A firm should always produce more if it's making a profit on a unit. Is the statement always true? Use the P equals MC rule to explain why or why not. 4. Explain the difference between a firm's shutdown point and its break-even point, using the example of a local restaurant. 5. If the government suddenly makes electricity cheaper for all factories, what will happen to the market supply curve for shoes? Explain the shift. And 6. Explain why the supply of handmade paintings by a famous dead artist like M.F. Hussain is perfectly inelastic. That's a great list. And here's a small challenge for you. Look at question 21 in your textbook. It gives you a table with different output levels और हर level का total cost. Okay. The market price of the good is given as ₹10. Can you calculate the total revenue schedule, फिर हर output level का profit, and finally find the profit maximizing level of output using the P is equal to MC rule? You'll need to calculate MC from the TC data first. Yes. Go on, give it a try. It will make all these concepts crystal clear. And that's a wrap. Hope you had as much fun learning as we did discussing this. It was a lot of fun. Economics is like a superpower, समझे? It helps you see the invisible forces that shape our world, from the price of potatoes to the supply of smartphones. बिल्कुल. अगर सेशन अच्छा लगा तो hit that like button और comment section में बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक तुम डीप डाइव करना चाहते हो. सब्सक्राइब करना मत भूलना. Until next time. Stay curious. क्या